अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, UPTGT उर्दू के निसाब से मुताल्लिक़ अभी तक हमने बात की उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और इर्तिक़ा, दिल्ली और लखनऊ की दबिस्तान शायरी से मुताल्लिक़। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPTGT उर्दू के निसाब के थर्ड पॉइंट यानी उर्दू शायरी का इर्तिक़ा से मुताल्लिक़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। में हम सबसे पहले बात करेंगे दक्कन में उर्दू शायरी, यानी दक्कन में उर्दू शायरी की इर्तिक़ा किस तरह से हुई, किन किन शुअरा ने इसमें तबाह आजमाई की या अहम किरदार निभाया, उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम बादशाह था जिसकी फ़ौजें 13वीं सदी में दक्कन में पहुंची। यानी अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजें जो हैं वो दक्कन में 13वीं सदी में पहुंची थी। बहमनी सल्तनत 5 रियासत में बट गई। जो बहमनी सल्तनत थी वो जब तकसीम हुई तो वो कुल 5 रियासत में बटी। ये भी पूछा जाता है कि बहमनी सल्तनत जो है तकसीम होने के बाद कितनी रियासतों में बटी थी, तो आप ये कह सकते हैं कि 5। अब उनमें 5 कौन कौन थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और गुजरात। ये इन्हीं 5 हिस्सों में जो है वो बहमनी सल्तनत तकसीम हुई थी। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और गुजरात। अहमदनगर में अशरफ बयाबानी और हसन शौकी 2 मशहूर शायर हुए। अहमदनगर में 2 मशहूर शायर हुए कौन कौन? अशरफ बयाबानी और हसन शौकी। अशरफ बयाबानी की अगर हम बात करें तो ये फ़कीराबाद में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश 1459 ईस्वी में और वफ़ात 1528 ईस्वी में हुई। अशरफ बयाबानी की अगर हम तसानीफ़ की बात करें तो इनकी 3 तसानीफ़ दस्तयाब होती हैं। लाज़मी मुब्तदी, दूसरा वाहिद बारी और तीसरा नौसरहार। दोस्तों, लाज़मी मुब्तदी जो है वो एक तवील नज़्म है और वाहिद बारी जो है वो अरबी और फ़ारसी की लुग़त है। और नौसरहार के बारे में आप पहले से जानते होंगे। नौसरहार जो है वो मसनवी है जिसमें वाक़यात करबला का ज़िक्र किया गया है और ये लिखी गई थी सन 1503 ईस्वी में। तो अशरफ बयाबानी की 3 तसानीफ़ हैं। लाज़मी मुब्तदी जो कि एक नज़्म है, तवील नज़्म है। वाहिद बारी जो कि अरबी और फ़ारसी की लुग़त है। और तीसरी नौसरहार जो कि मसनवी है जिसमें वाक़यात करबला का ज़िक्र है और ये लिखी गई थी 1503 ईस्वी में। दूसरे शायर जो कि अहमदनगर में मकबूल हैं उनका नाम है हसन शौकी। दोस्तों, इनका पूरा नाम था शेख हसन और इनका तखल्लुस था शौकी। इन्होंने रज़मिया मसनवी ज़फ़रनामा लिखी और दूसरी मसनवी मेज़बानी नामा भी इन्हीं के नाम से मौसूम की जाती। दोस्तों, दक्कन में एक अहम नाम आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के अलावा तेलुगु में भी शायरी करते थे। इन्होंने उर्दू के अलावा तेलुगु में भी शायरी की। इसका पसंदीदा मौज़ूआत में इश्क है और मज़हब है। यानी कुली कुतुब शाह ने इश्क के मौजू पर और मज़हब के मौजू पर बहुत ज़्यादा अशार कहे हैं। इसके यहाँ 12 प्यारियों का ज़िक्र भी मिलता है। इनके दरबार में 12 प्यारियाँ थी जिन पर ये आशिक थे। हिंदू शायरी के असरात शायरी में जा बजा नज़र आते हैं। कुली कुतुब शाह की शायरी में, इनके अशार में हिंदू शायरी के असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मौलवी अब्दुल हक ये कहते हैं कुली कुतुब शाह से मुतालिक कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कलाम 400 बरस पहले का है, लेकिन मौजूदा ज़माने की इश्किया शायरी को सामने रख कर देखा जाए तो पता चलेगा सिर्फ़ ज़ुबान में थोड़ा सा फ़र्क है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है मौलवी अब्दुल हक का। दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो भतीजा था उनका नाम था मोहम्मद कुतुब शाह। इन्होंने कुल 15 बरस हुकूमत की। इनसे मुतालिक बहुत ज़्यादा तफसील से जानने की ज़रूरत नहीं है। अगले बादशाह को देखें गोलकुंडा के कि अब्दुल्ला कुतुब शाह। इनका जो दौरे हुकूमत था ये 1625 से लेकर 1672 ईस्वी तक था। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह तख्त नशीन हुआ। यानी ये बैठे किसके बाद थे? तो ये बैठे थे मोहम्मद कुतुब शाह के। दोस्तों, आदिल शाही और कुतुब शाही दौर के जितने भी हुक्मरान हुए हैं उन पर भी हम एक वीडियो बना देंगे और आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, क्योंकि इससे मुतालिक भी सवालात हर इम्तिहान में किए जाते हैं। दोस्तों, वजही जो था वो कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर व नस्र निगार था। वजही कुतुब शाही दौर का
سب سے بڑا شاعر و نثر نگار تھا۔ وجہی قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر و نثر نگار تھا۔ دوستوں ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں اسے ولادت ہوئی۔ وجہی کی ولادت ابراہیم قطب شاہ کے زمانے میں ہوئی تھی اور محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں وہ ملک الشعراء سے نوازا گیا۔ ملک الشعراء کا خطاب اسے محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں دیا گیا۔ دوستوں کتب مشتری جو کہ 1609 عیسوی میں لکھی گئی تھی، اردو کی قدیم ترین مثنویوں میں سے ایک ہے۔ یہ مثنوی کس کی ہے؟ تو یہ مثنوی ہے ملا وجہی کی، اور اس میں محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ کتب مشتری میں محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے۔ دوستوں کتب مشتری سے متعلق بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں قلی قطب شاہ نے شہر بھاگ نگر بسایا جو بعد میں حیدر محل سے مشہور ہوا۔ ابن نشاطی اس دور کا دوسرا سب سے بڑا شاعر بنا، یعنی وجہی کے بعد جو سب سے بڑا شاعر ہے اس دور کا وہ ہے ابن نشاطی۔ دوستوں ابن نشاطی کی مثنوی ہے جس کا نام ہے پھول بن بھی بہت مقبول مثنوی ہے۔ ولی کی اگر ہم بات کریں تو ولی کی ولادت جو ہے وہ 1650 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1725۔ دوستوں اس میں اختلافات رائے ہیں، پیدائش اور وفات سے بہت زیادہ کوسچن نہیں کیے جاتے ہیں، اور کیے بھی جاتے ہیں تو ان کے آپشنس میں جو ہے بہت زیادہ فرق رہتا ہے۔ انہیں شاعری کا بابا آدم کہا گیا، لیکن یہ رائے جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ شاعری کا بابا آدم انہیں کہا تو ضرور گیا لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ شاعری کے بابا آدم یہ نہیں ہے۔ ولی نے ایک زبان کو دوسری سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائیں مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہ قول ہے محمد حسین آزاد کا، اور یہ بات انہوں نے کہی ہے اپنی تصنیف آب حیات میں، جس میں 29 شعراء کا ذکر کیا گیا ہے۔ 5 حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ ولی کو پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ دوستوں بیدری میں بھی 2 شاعر گزرے، فیروز اور قریشی۔ فیروز کا نام سید قطب الدین تھا۔ اس کے مثنوی کا نام ہے پرت نامہ۔ دوستوں قریشی کی اگر ہم بات کریں تو قریشی کا نام ہے پیار محمد۔ اس کے مثنوی کا نام ملتی ہے۔ عبدالابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ عبدالابراہیم جو ہے وہ عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ 1612 عیسوی میں ایک طویل نظم ابراہیم نامہ لکھی اس نے۔ بیجاپور کا دوسرا شاعر کمال خان رستمی تھا، جس نے 1649 میں خاور نامہ کے عنوان سے فارسی نظم کا ترجمہ کیا۔ نصرتی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا آبائی پیشہ سپہ گری تھا۔ اس کو حاسدوں نے قتل کر دیا تھا۔ دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے اور ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں اس کے بارے میں۔ گلشن عشق ایک عشقیہ مثنوی ہے جو کہ 1657 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ڈیٹ بتائے جا رہے ہیں، تواریخ بتائے جا رہے ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے کہیں لکھ کے ذہن نشی کر لیں، کیونکہ بہت بار یہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ کون سی مثنوی، کون سی تصنیف کس سن میں اس کی اشاعت ہوئی۔ علی نامہ، اس میں علی عادل شاہ کے ابتدائی 10 برس کے حکومت کا ذکر ہے۔ علی نامہ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جو کہ 1665 عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ اس کو دکنی زبان کا شاہ نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ علی عادل شاہ ثانی کے بعد اس کا 5 سالہ بیٹا سکندر تخت نشین ہوا۔ دوستوں یہاں پہ ہم نے بات کی دکن میں اردو شاعری کا ارتقاء، اور اس سے متعلق ہم نے اشرف بیابانی، شوقی، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجہی، نشاطی، ولی، فیروز، قریشی، ابدل، نصرتی اور تمام تر مشہور شعراء کا ذکر کیا۔ جیسے تمام تر مشہور شعراء کا تذکرہ کیا۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے اردو شاعری شمالی ہند میں۔ شمالی ہند میں اردو کی داغ بیل تو اس وقت ہی پڑ گئی تھی جب امیر خسرو نے اس کی طرف توجہ کی۔
17वीं सदी के आगाज़ में अफजल पानीपती ने मसनवी की शक्ल में विकट कहानी के नाम से एक 12 मासा लिखा। 1700 ईस्वी में वली दिल्ली आए और उसके 19 साल बाद उनका दीवान दिल्ली में आया, यानी शिमाली हिंद में पहुंचा। और ये उर्दू शायरी के इर्तिका का एक अहम मोड़ है। शिमाली हिंद में उर्दू शायरी मुब्तला हो गई। आबरू, नाजी और मजमून का रुझान इबहम गोई की तरफ था। किसका? आबरू का, नाजी का और मजमून का। खान आरजू को इसका उस्ताद माना जाता है। खान आरजू को इसका उस्ताद माना जाता है। किसका? इबहम गोई का। दोस्तों, हातिम और मजहर इबहम गोई के मुखालफत में थे। तो दोस्तों, एक बात आप अच्छे से याद कर लें कि इबहम गोई के फेवर में कौन था और इबहम गोई के अपोजिट में कौन था। तो फेवर की अगर हम बात करें तो आबरू, नाजी और मजमून ये जो थे इबहम गोई के फेवर में थे। और हातिम और मजहर, हातिम का रुझान भी जो पहले था वो इबहम गोई के ही तरफ था, लेकिन बाद में ये इन्होंने अपने दीवान का नाम चेंज भी किया। और मजहर शुरू से ही इसके मुखालफत करते रहे। दोस्तों, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू इस अहद के नामवर फ़ारसी शायर रहे। उर्दू में उनके कुल 27 अशार हैं। सिर्फ 27 अशार ही उनके उर्दू में मिलते हैं। आबरू का नाम नजमुद्दीन शाह मुबारक था। दोस्तों, खान आरजू से मशवरा सुखन करते थे और खुशबू ने कहा है कि आबरू उर्दू शायरी की आबरू हैं। आबरू के मुतालिक खुशबू का यह कौल बहुत ही मकबूल है कि आबरू उर्दू शायरी की आबरू हैं। नाजी का नाम मोहम्मद शाकर नाजी था। पेशा से सिपाह थे। अय्याम गोई को रिवाज देने वालों में मजमून, जिनका पूरा नाम शेख शरफुद्दीन मजमून था, और नाजी की तरह उनको भी अय्याम गोई पर नाज था। ज़हूरुद्दीन हातिम आपका पूरा नाम था। आपकी पैदाइश 1699 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी और सिपाहीगिरी का पेशा था आपका, और इनकी वफ़ात 1783 ईस्वी में हुई। सौदा और रंगीन उनके शागिर्दों में से थे। दोस्तों, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की अगर हम बात करें तो इनकी पैदाइश 1699 ईस्वी में हुई थी और 1781 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। तो दोस्तों, ये था शिमाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका, जिसमें हमने बात की शिमाली हिंद के चंद मशहूर शुअरा से मुताल्लिक, जिसमें हमने वली, आबरू, नाजी, मजमून, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना जैसे नामवर शुअरा का तज़किरा किया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।